हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वनी सर। आज के क्लासेस में हम मौजूद हैं एक नए चैप्टर के साथ। साइंस का हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 5 का, क्लास 4 में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और चैप्टर से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वाले चैप्टर को डिस्क्रिप्शंस के साथ काफी अच्छे से, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लासेस में काफी नॉलेजेबल क्लासेस जाने वाली हैं आप लोगों की। सो ध्यान दोगे एक एक बच्चे, और बारीकी से चीजों को पढ़ते हुए, समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हम इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे। तो मेरे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, चैप्टर्स का नाम रखा है, क्लियर वे में लिखा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, थोड़ा सा मार्कर को बोल्ड कर लूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, खाने का जो हमारी आदत होती है, हम खाते हैं तो हमें किस प्रकार से खाना चाहिए, हमें अपने भोजन में कौन कौन सा चीजों को समाहित करनी चाहिए, हमारी जो थाली है उस थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के रूप में वो माना जाएगा। तो हम सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यूजफुल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो राइट नाउ हम वन बाय वन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि अपने किचन्स में जब कभी भी हम जाते हैं तो किचन्स में बहुत सारे तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, फूल हो, है ना। तो जिसका यूज हम कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका यूज हम कहीं ना कहीं खाना बनाने में करते हैं। स्पाइसेस से लेकर के पानी, दाल से लेकर के नमक तक हमारे किचन्स में होते हैं। और न्यूट्रिटिव्स वैल्यू सभी का कहीं ना कुछ अलग है, सभी का कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, सभी का काम कहीं ना कहीं हमारे शरीर को चाहिए, और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए जरूरत का चीजें होती है। तो पहले कह रहा है कि फूड, हम फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड्स जो है उसको फुलफिल करना होगा, और खाना जो है हमारा बेसिक नीड्स में से पहला बेसिक नीड्स होता है। फूड हमारा प्रथम आता है, खाना हमें जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सभी को खाना जरूरत का चीजें होती हैं, सभी को खाना चाहिए। और खाना खाने से हम, जैसे हम मान लो कि हम खाना खाते हैं बच्चों, अगर आप लोग खाना खाते हो, इससे क्या होता है, हमारी और आपकी शरीर की विकास होती है, शरीर के डेवलपमेंट होते हैं, शरीर के ग्रोथ में काम आते हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट हमारा शरीर का नहीं हो पाएगा। तो हम अपने खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें जिंदा रहने में हमें मदद करती है, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में, शरीर के ग्रोथ में वो काम आता है। ठीक है, फूड से हमें एनर्जी देता है, और भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से हम काम को करने की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है। तो खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरत का चीज होता है। फूड जो है हमारा जो बर्न आउट डेड जो सेल्स है हमारे बॉडीज के, जितने भी टिश्यूज हैं, जो डेड टिश्यूज हैं, उसके लिए भी जरूरत है। आप सभी एक बार अच्छे से कनेक्ट हो जाओ, मैं सभी को ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ऑनलाइन क्लासेस में भी जितने बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं सारे लोग जुड़ जाइए, और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल फूड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फूड जो है हमारा बेसिक नीड्स में से एक है, और हम वन बाय वन फूड्स के बारे में ही आगे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। होप सो आप लोग भी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। ऑनलाइन डे में भी क्लासेस हमारी रेगुलेट होती रहेंगी ऐसे ही। तो हमारे जो बॉडी के डेड सेल्स होते हैं, जितने भी डेड सेल्स हैं, सारे सेल्स, डेड सेल्स जो है फिर से नए रिजनरेट होते हैं। तो उसके लिए भी भोजन का जरूरत होता है। भोजन के ही वजह से वो फिर से वर्न आउट जो टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर हो पाते हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे आपको बता दूं कि हम खाना जो खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें विटामिन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें रगस की मात्रा होती है। तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे के अलग अलग अपना अपना न्यूट्रिटिव्स वैल्यू भी हैं। ये सभी का जरूरत है हमारे बॉडी को। अब वो कैसे और किस रूप में जरूरत है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले चीज जान लो कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें कुछ ना कुछ हमारे शरीर को चीजें दे जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है डेली लाइफ में काम कर पाता है, रन कर पाता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिल पाती है। ठीक है,
तो आवर बॉडीज वर्क्स ऑल द टाइम्स, आपको पता है कि हमारा शरीर जो है लगातार काम करते रहता है, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो दौड़ना हो, इवन कि हम सोते हैं तो भूखे पेट अगर आप सोगे ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी। नींद को आने के लिए भी भोजन चाहिए। नहीं, अगर भोजन करके किसी दिन सोते हैं तो हम और आप छटपट छटपट करके रह जाते हैं, नींद नहीं आती है, प्रॉपर हम सो नहीं पाते हैं। इवन बेड पर सोते हैं, पेट में अगर भूख हमें लगी है, फील है भूख का, महसूस कर रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो हमें भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन बेसिक नीड्स में से एक आता है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम सोए भी होते हैं तो वो ऑर्गन्स काम कर रहा होता है उस दौरान। वो ऑर्गन्स जो काम करते हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो भोजन से ही मिलेगा। तो जैसे हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट से जब हम सो रहे होते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शन में रहते हैं, फंक्शनिंग में रहते हैं, काम को करते हैं, और इस काम को करने के लिए भी इन ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स को आगे ले चलते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो देखो, ज्यादा क्लासेस को लेंदी ना बना करके टॉपिक्स वाइज पॉइंट टू पॉइंट मैं कोशिश करता हूं आप सभी को समझाऊं, क्लासेस को अच्छे से समझाऊं, ताकि एक एक बच्चे को चीजें पॉइंट आउट दिमाग में डायरेक्ट हिल करे। मेरी कोशिश भी यही होती है, जो चीजें मैं पढ़ाऊं वो 1 to 1 आप सभी को समझ में आए, पॉइंट वाइज करके समझा दूं ताकि क्लियरिफाई हो जाए, सारी चीज का मीनिंग्स आपको समझ में आए, लेंदी ना बने क्लासेस, इसकी पूरी कोशिश होती है। आप सभी ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, द सब्सटेंस दैट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडीज फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज। हमारे बॉडी के ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो सब्सटेंस चाहिए, हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हम उसे पोषक तत्व कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड आइटम्स में होते हैं, उसके क्वांटिटी अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। किसी का रेशियो अलग होता है, किसी का रेशियो अलग होता है, ठीक है। अब उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो जान ले। तो मैं आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी को चाहिए, और वो पोषक तत्व हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चाहे आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स नाम देते हो, आप उसे फैट्स कहते हो, आप उसे प्रोटीन्स कहते हो, विटामिन कहते हो, आप उसे मिनरल्स कहते हो। हाँ, हमारे भोजन के थाली में इन सभी की क्वांटिटीज अलग अलग होती है, इन सभी के रेशियो अलग अलग होते हैं, बट ये एक प्रॉपर जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है, उसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जरूरत की चीजें होती है। मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ स्क्रीन पे। हमारे पास आया कार्बोहाइड्रेट्स। मैं अभी आपको जस्ट बता रहा था कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होती है, मतलब ये इंस्टेंट रूप में, इंस्टेंटेनियस रूप में हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। और इसका 2 टाइप्स होता है, पहला टाइप शुगर, दूसरा टाइप्स जो होते हैं इसके वो स्टार्च होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे फूड आइटम्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, वो इंस्टेंटेनियस रूप में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, समथिंग जैसे उसका एग्जांपल्स है पोटैटोज, राइस, ब्रेड, बनानास, ग्रेप्स, ये सारे जो है रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब कि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। अब 1 by 1 आपको स्लाइड भेज दिया जाएगा ग्रुप्स में, आपको स्लाइड को शो कर दिया जाएगा, आप अच्छे से उसको देखोगे, समझोगे, है ना। और मैं एक्सप्लेन बस ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना समझता हूँ, ज्यादा क्लासेस को लेंदी ना बनाते हुए 1 by 1 हम उस पॉइंट्स को क्लैरिफाई करें, एक्सप्लेन कर दे, ज्यादा बेहतर है। बाकी चीजें आपके पास आपके बुक्स में भी मौजूद है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आपके पास कंटेंट वाइज आपके पास नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे साइट पे वो नोट्स भी अवेलेबल है, लिंक पे भी क्लिक करके आप उस पर जुड़ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फैट्स के बारे में चलेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को चाहिए, एज इट इज फैट्स भी हमारे बॉडी को चाहिए। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है, बट फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में अंतर सिर्फ ये है कि फैट्स हमारे बॉडी को चाहिए, बट फैट्स का क्या होता है ना कि फैट्स फ्यूचर यूज के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, एनर्जी देता है वो, बट क्या होता है फैट्स एक फ्यूचर यूज के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और उस फैट्स को हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें भोजन नहीं मिलती है, जब कभी भी हम फास्टिंग के दौरान होते हैं, कभी भी हम उपवास में होते हैं, उस दिन वो फैट्स जो है बर्नआउट होते हैं, वो फैट्स जो है हमारे बॉडी से रिलीज होंगे, एनर्जी उससे निकल करके आता है, और हमारा बॉडी उस दिन उस फैट्स को ही कंज्यूम करता है, एनर्जी उसी से मिलता है हमारे बॉडीज को। तो वैसे लोग जो कि वर्कआउट करते हैं, आपको पता है जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा
एनर्जी की जरूरत होती है, उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उस दौरान उनका डाइट्स भी ज्यादा हो जाता है, वो भोजन टूट पड़ते हैं, भोजन काफी ज्यादा करना चाहते हैं। और दूसरी चीज कि उनके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा ज्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि दे पीपल्स वर्क हार्ड इन देयर डेली लाइव्स as they are daily laborers, daily wage laborers, they are hard workers, they are farmers, otherwise they are gym trainers and all. जो भी लोग होते हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, प्रोटीन्स की भी यूज होगी, प्रोटीन्स के बारे में भी आऊंगा, आपके क्वेश्चन सही है प्रोटीन्स के बारे में, बिल्कुल प्रोटीन्स भी होता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं मेनली, आप इसको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हो। ओके, मैं आगे चलूं, प्रोटीन्स के बारे में आपको बताता हूं। प्रोटीन्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारे बॉडीज को बिल्डअप करने में काम आता है। प्रोटीन्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे हमारे मसल्स हैं, आपके भी मसल्स हैं, तो मसल्स बिल्डअप कैसे होगा? ये मसल्स प्रोटीन्स के थ्रू ही बिल्डअप होंगे। प्रोटीन हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए। और एक चीज का और ध्यान दे दोगे सारे लोग, छोटी सी चीजें, क्वेश्चंस बहुत बड़ा बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स। मतलब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके शरीर को प्रोटीन्स की आवश्यकता क्यों ज्यादा पड़ती है? ये क्वेश्चन 7th के भी बुक्स में, 6th के भी बुक्स में, साइंस में मोस्टली पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उसका शरीर जो है काफी ज्यादा डेवलपिंग होती है, काफी ज्यादा विकास कर रहा होता है। और आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन्स को ही कहा जाता है। प्रोटीन्स उसके नए सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है, उसके बॉडी के प्रॉपर बॉडी के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही काम का चीज होता है। तो उस दौरान एक छोटे से बच्चे, एक छोटा सा बालक जिसका शरीर ग्रो कर रहा होता है, दे नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स, दे नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स, उसे प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन हमारे बॉडीज को बिल्डअप करने में, हमारा बॉडीज के न्यू सेल्स को डेवलप करने में काम आता है। पुराना जो टिश्यूज होते हैं, बर्नआउट टिश्यूज होते हैं, उसको ग्रोथ करने में प्रोटीन्स का काम आता है। प्रोटीन्स जो होता है स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जो बच्चे विकास कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, उन्हें प्रोटीन की नितांत आवश्यकता पड़ती है, उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स, आई रिमाइंड यू लेटर्स and many more times that proteins is known as body building foods. proteins को क्या बोला जाता है? body building foods बोला जाता है। कोई बच्चे लिख रहे हैं सर एकदम करेक्ट है सर, मजा आ रहा है ना क्लास में? गुड, वी कंटिन्यू। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अब मिलेंगे कहां से? हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे सर, प्रोटीन्स आएगा कहां से? प्रोटीन्स, अच्छा मान लो हम चावल दाल सारा कुछ खा रहे हैं, प्रोटीन्स इसमें किसमें है? दाल में है, चावल में है, चोखा में है, सब्जी में है, अचार में है, किस चीज में प्रोटीन्स है? क्वेश्चन हो सकते हैं। और बात बिल्कुल सही, एक बच्चे क्वेश्चन अभी जस्ट किए थे, स्क्रीन पे मैं देख रहा था, क्वेश्चन किए थे कि सर प्रोटीन्स किस चीज में होंगी? हाँ ठीक है, प्रोटीन्स जो होंगी, प्रोटीन्स मेनली आपको जो प्रोटीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं मेनली वो आप मिल्क में, आप दूध में मिल जाएगा, आपको एग्स में, अंडे में मिलेंगे, चीज, पल्सेस, मीट्स, फिश वगैरह में आपको प्रोटीन्स मिलेगा। मोस्टली सोयाबीन, पल्सेस जो दाल होती हैं, सोयाबीन होते हैं, इसमें प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए बोला जाता है दाल वगैरह पीना चाहिए, सोयाबीन वगैरह जो है ना वो यूज करना चाहिए, खाना चाहिए, प्रोटीन्स उसमें ज्यादा होता है। दूध हो, अंडे हैं, इसमें भी प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होता है। अनदर टर्म्स इज विटामिन्स, 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 विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे बॉडी का इसका जरूरत पड़ता है। और विटामिन्स जो है हमें बीमारियों से लड़ने के योग्य बनाता है, बीमारी से लड़ता है ये। अगर हम विटामिन्स अपने फूड आइटम्स में यूज करते हैं, विटामिन्स को कंज्यूम करते हैं, विटामिन्स हमारे बॉडी को ऐसा बनाता है कि हमारा बॉडी जो है बीमारी से लड़ सके। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ विटामिन्स इन आवर फूड, तो एट दैट वेरी टाइम्स हमें आंसर करना होगा कि विटामिन्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हमें हेल्दी और हमें फिट रखने में काम आता है। विटामिन्स हमारे बॉडी को क्या करता है? बीमारी से लड़ने की क्षमता को जागृत करता है, बढ़ाता है। विटामिन्स बहुत ही जरूरत का चीज है कि नहीं है? विटामिन्स बिल्कुल है। विटामिन जैसे आप पढ़े होंगे, विटामिन ए के वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर विटामिन ए अगर सही से आप लोग नहीं खाओगे
तो क्या हो जाएंगी, दिन में भी आपको नहीं दिखेगा, रात में तो छोड़ ही दो। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी उसको आप कहते हैं। विटामिन बी अगर नहीं खाते हैं बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन सी नहीं खाते, स्वेलन गम्स, स्कर्वी जैसी बीमारियां हो जाती है। विटामिन डी नहीं कंज्यूम करते, उससे हमें क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो चीजें हैं सारे बीमारी डिजीज वाला चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसका कौन से कंपोनेंट्स में कौन सा विटामिन मिलेगा, कौन सा विटामिन की कमी से क्या हो जाएंगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी जो पॉइंट्स है हम उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो आप ध्यान दोगे, मैंने आपको क्या बताया कि आपकी अगर स्किन चमकदार होगी, आपकी आंख अगर अच्छी होगी, तो उसके लिए कौन से विटामिन जिम्मेदार है, तो उसके लिए विटामिन ए जो है वो जिम्मेदार है। विटामिन से चाहिए, विटामिन से की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, स्किन जो है वो डल पड़ जाएगी। ओके, अनदर वंस, आगे चलेंगे हम मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स देखो, मिनरल्स ये लवण होते हैं, ये हमारे बॉडी को चाहिए, बट इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा हमारे बॉडी को कम चाहिए, लेकिन चाहिए। जैसे नमक, अब देखोगे नमक, तो क्या मम्मी जो खाना बनाती है उस खाना में नमक जितना जितना मान लो जैसे दाल रखी, तो जितना पानी डालती है उतना नमक डाल देती है क्या? जितना दाल डालती है क्या उतना नमक डाल देती है क्या? नहीं ना। नमक की मात्रा क्या होता है, टी स्पून से डालती है मम्मा, अंदाज पे डालती है। बट नमक की मात्रा एक्सेसिव नहीं होती है। नमक की मात्रा अगर आप एक्सेसिव दे दोगे तो उससे क्या होगी, भोजन जो होगी उसकी टेस्ट जो होगी वो पूरा नमकीन हो जाएगा, एंड वो भोजन फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होगा, खाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। अब देखोगे कैल्शियम, ये मिनरल्स है, हमारे बोन्स और टीथ को डेवलप करने में काम करता है। कैल्शियम जो है दूध में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हरे साग सब्जी हमें खाना चाहिए, विटामिन मिनरल्स उसमें मौजूद होता है। आप वाटर के बारे में पढ़ोगे, पानी, तो पानी भी हमारे एक एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। वाटर का भी जरूरत होता है हमारे बॉडी के लिए, और वाटर जो है हमारे बॉडी के जितने भी हम खाना खाते हैं उसको सही से पाचन होने के लिए पानी की जरूरत होता है। इजी डाइजेशन में पानी का काम आता है। पानी हमारे बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर आते हैं, हमारे बॉडी से पसीने के रूप में बाहर निकल करके आते हैं। तो हमारे बॉडी को पानी की भी जरूरत पड़ता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम पानी ही करता है। रगेज और फाइबर के बारे में पढ़ोगे तो रगेज एक डाइटरी फाइबर्स होता है जिसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका नहीं होता है। ये डाइटरी फाइबर्स हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। रगेज इज द डाइटरी फाइबर्स व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड इनसाइड द बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर जो है भोजन को डाइजेशन में रगेज काम आते हैं। रगेज जो है इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता। ये रेशेदार जितने भी भोजन है, जितने भी, जैसे एप्पल है, सेब, तो आप उसको छिलका सहित खाते हो ना, काट के खाते हो। गुआवा, पियर्स, आप उसको कहते हो कैरेट्स, सैलड्स, सलाद जो यूज करते हैं ना, वो सैलड्स में भी रगेज होती है। आपको बोला जाता है ना कि भोजन के साथ सलाद भी यूज करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप सलाद खाते हो तो आपके पाचन जो होंगे वो प्रॉपरली हो पाएगा, ढंग से पाचन हो पाएगा। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, अपच हो जाता है, भोजन खाएं और पेट में ऐसे ही रह जाता है, सही से पाचन नहीं हो पाती। तो उस दौरान डेड वेरी कंडीशंस हमें रगेज की जरूरत पड़ती है, और हमें हमारे थाली में सलाद भी चाहिए, रगेज भी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ोगे, अनदर पॉइंट इज बैलेंस डाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्लासेस में इसकी पढ़ाई होती है। सारे बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो आप जान लो कि बैलेंस डाइट हमारे संतुलित आहार हम उसको कहते हैं। मतलब हमारा वह कैसा भोजन का थाली जिसमें सारा कुछ, जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो सारा कुछ की मात्रा होनी चाहिए, सभी की मौजूदगी होनी चाहिए। एक वैसा डाइट जिसमें सारा यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर अमाउंट्स में, राइट अमाउंट में होता है, हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन, रगेज, वाटर, ये सारे के सारे एक डाइट, ऐसा डाइट जिसमें सारे के सारे समाहित होते हैं, हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बात आ रही समझ में आप सभी को? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करके भी बताते रहोगे। साथ ही साथ क्लासेस को कंटिन्यू करने में टीचर्स को काफी मदद मिलती है जब बच्चे रिस्पॉन्सिव ऑनलाइन भी देते हैं और ऑफलाइन में हमारे साथ जो जुड़े हैं। आ रहा है समझ? वेरी गुड। अनदर वंस मैं आगे चलूं ना,
क्लियर है? हाँ, ओके। डाइजेशंस के बारे में चलते हैं हम। डाइजेशंस, पाचन। देखो जो हम खाना खाते हैं वो पाचन भी उसका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली पाचन उसका होना चाहिए। डाइजेशन डायरेक्टली हम जो खाना खाते हैं वो हमें डायरेक्टली एनर्जी हमें नहीं दे देती है। मतलब जब हम रोटी खाएं तो रोटी हमें एनर्जी डायरेक्टली नहीं देगी, वो रोटी का पाचन होगा और पाचन के बाद उसके जो उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है रोटी के अंदर वो हमें एनर्जी के रूप में निकल करके मिलता है, हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है, तो जो रोटी है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं दे देता है, ठीक है ना। वो सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होकर के गुजरता है बॉडी के अंदर, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल, तब जाकर के अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारे बॉडी को दे पाता है। तो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है, तब सिंपल और यूजेबल सॉल्युबल सब्सटेंसेस के रूप में वो कन्वर्ट हो पाता है और वो हमें एनर्जी उस दौरान देता है। डाइजेशन एक प्रोसेस है, ब्रेकिंग ऑफ फूड्स इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट कैन यूज्ड बाय आवर बॉडी। जैसे रोटी, मैं सीधा सीधा रोटी, आप देखोगे कि डाइजेशन स्टार्ट माउथ से ही हो जाता है। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट कहां से होता है, तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि थाली से ही स्टार्ट हो जाता है। रोटी, अब रोटी को लेकर के बैठे हो तो रोटी डायरेक्ट पूरा के पूरा रोटी खा लेते हो एक बार में? नहीं, अब रोटी को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हो, फिर उसको क्लम्प ऑफ फूड, उसको उठा उठा कर छोटा छोटा टुकड़ा आप उसको खाते हो, च्यू करते हो। तो ये सारे प्रोसेस डाइजेशन का ही है। मुंह में अंदर गया और वहां से लेकर के, है ना, जब तक हम लेटरिन बाथरूम करके उसको बाहर नहीं निकालते हैं, सारे प्रोसेस डाइजेशन का ही तो है, पाचन का ही तो है। क्लियर? ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं सारे बॉडी में और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारे, और ये ऑर्गन सिस्टम हमें हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को फंक्शनिंग काम करने में काम आता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं तो फैट्स वगैरह जो है, फैट्स, वाई, शुगर, सॉल्ट, ये सारे के स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। चीनी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, तेल ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, फैट ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, सॉल्ट ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए हमारे बॉडी को, ठीक है ना। आपको बताया कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। मीट एंड अल्टरनेटिव्स 1 to 2 सर्विंग पर डे, कहता है कि आपको मीट्स वगैरह भी यूज करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, उससे भी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है। फ्रूट्स वगैरह के बारे में कह रहा है कि आप इसका भी पर डे यूज कर सकते हो। राइट्स वगैरह भी जो है आप अल्टरनेटिव भी इसके यूज कर सकते हो, चावल को खा सकते हो। आपके संतुलित आहार के लिए एक चार्ट बना दिया है समझने के लिए कि बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं और हमको कितना 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 सर्विंग पर डे यूज करनी चाहिए। आगे चलोगे तो डाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डाइजेशन, तो डाइजेशन में आपको बताया हूं कि डाइजेशन एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना, वो रोटी, वो चावल, वो दाल, वो सब्जी हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं। वो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो गुजरते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी को वो एनर्जी दे पाता है। तो डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन द मोमेंट वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है कि डाइजेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट हमारे मुख से होता है। हम खाने के टुकड़े को तोड़ करके, रोटी के टुकड़े को तोड़ करके मुंह में डालते हैं, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वहां पे सलाइवा जो होती है हमारे मुंह में, उसको मिक्सअप करता है, उस भोजन को सॉफ्ट बनाता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है, उसको पाचन का योग्य बनाता है और उसको हम फिर निगलते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, वो सलाइवा, वो लिक्विड जो है मुंह में, माउथ में मिक्सअप होता है और फूड को डाइजेशन में काम करता है, भोजन को सॉफ्ट बनाने में काम करता है, जिसको हम जीभ की मदद से नीचे की तरफ धक्का दे करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद वो थ्रोट्स में गया, फूड पाइप में जाता है और सॉलिड हम उसको निगलते हैं, नीचे की तरफ हो जाता है। मुंह के बाद भोजन जो होता है फूड पाइप से होकर के स्टोमक तक गुजर करके जाता है, पेट तक जाता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होती है, बहुत सारे बाइल जूस वगैरह वहां पे मिक्सअप होते हैं। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जितना भी पॉइंट्स है मैं उसको पहले क्लियर कर दूं, कोई पॉइंट्स छूटे नहीं, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। मैं आगे की तरफ चलूं तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। स्टोमक जो होता है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोमक, पेट जो है हमारे डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका काम जो है एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोला के जैसा आकार होता है, जे शेप इसका होता है स्टमक का, एक मस्कुलर बैग जैसा आकार होता है स्टमक का, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं हमारे भोजन में मिक्सअप होते हैं और हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। फूड जो होता है हमारे पेट में 1 से 4 घंटे तक स्टोर होता है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहां पे
लीवर, गोल ब्लडर्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स वगैरह जो है डाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, ठीक है ना, लीवर बाइल जूस को देता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो होते हैं वो बाइल जूस, हाँ वेरी गुड, लीवर जो होते हैं वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करने में काम करता है और बाइल जूस जो होता है फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है। उसके बाद फूड जो होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में विली प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विली कहते हैं। वो विली क्या करता है, ब्लड्स वहां पे मौजूद होते हैं और वो विली जो है हमारे जो सिंपल लिक्विड फॉर्म में जो भोजन जो हम चेंजेस हो गए है ना, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के गुजरने के बाद जो भोजन हमारे सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में चेंज हो गए, वो बिल्ली उसको ऑब्जर्व करा और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ऑब्जर्वेशन की काम हो गई और जो यूजफुल जो चीजें थी वो ऑब्जर्व हो गई और जो वेस्टेज है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है कि पानी जो होता है वो ऑब्जर्व किया करता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लडर को दे देते हैं और जो सॉलिड रेसिड्यूज होते हैं उसको फिर आप रेक्टम के थ्रू बाहर करते हो, लैट्रिन के थ्रू आप बाहर कर देते हो। तो ये सारे प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक लोग को क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, तो आप सभी को इस चीज के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो कर करके एक लोग जो है वो स्वस्थ रह सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बचपन से जब हम पढ़ते हैं क्लास 1-2 से, तो बोला जाता है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, और प्राथमिकता आपको यह देना कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हर रोज हाथें धो लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद मुंह को भी धो लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में छोटे छोटे भोजन का जो टुकड़ा होता है वो फंस के रह जाता है और वही फिर क्या करता है, कैविटी का फॉर्म कर देता है, दांत मसूड़ा, आपका दांत जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। तो हमें अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, खाने के बाद माउथ को वॉश कर लेना चाहिए। जो भोजन जो अनकवर्ड फूड है, जो स्ट्रीट वेंडर्स लोग बेचते हैं, खुले चौक चौराहे बेचते हैं, मेला में लगा हुआ होता है बेचते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे भोजन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। होता क्या कि बहुत सारे मक्खियां उस पे आकर के बैठती हैं, बहुत सारे डस्ट उस पे आकर के बैठते हैं और उसको अगर हम कर लेते हैं तो वो भोजन की वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाती है, हमारे जो अपच हो जाती है, हमें अनेकों तरह की बीमारियां हो सकती है। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बैलेंस डाइट करना चाहिए, खाने के समय एक दूसरे से बातें हमें नहीं करना चाहिए, खाने का एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे आप पता है आपको कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट कुछ ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट की समय होती है, दोपहर में हमारा लंच होता है, शाम में स्नैक्स होता है, रात का डिनर होता है। तो ये जो टाइम्स इंटरवल्स है ये फिक्स टाइम इंटरवल्स होने चाहिए और प्रत्येक टाइम इंटरवल्स पे आपको भोजन को कंजम्पशन करनी चाहिए। अगर हम सही समय पर भोजन करते हैं तो हमें फिट एंड फाइन और हेल्दी हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप देखोगे तो हमें भोजन को स्लोली स्लोली च्यू करके, चबा करके खाना चाहिए, हमें निगलना नहीं चाहिए, घोटना नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान देना। और ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर क्या मिल जाता है, दबा दिए कस के, काफी ज्यादा खा लेते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, अपच हो जाता है, वोमिटिंग कर देते हैं। तो हमें हमारे भोजन को और हमारे खान पान पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। Neither of you can control by others, दूसरे कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, you should have your own controls। आप सभी को अपना कंट्रोल होना चाहिए भोजन पे, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। बीमारी, बहुत सारे तरह की बीमारी हो सकती है, वोमिटिंग हो जाएगी, बहुत सारे तरह के रिस्क है ओवर ईटिंग्स में, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान देना हमेशा। और भोजन जो होता है वो फ्रेश फूड आप कोशिश करो खाओ, सोने से पहले और रात में सोने से पहले, सवेरे सोकर उठने के बाद हमें याद से ब्रश कर लेनी चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 times in a day we have to brush our teeth। ओके, नीड्स फॉर कुकिंग फूड। देखो अब एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है कि खाने को पकाने का क्यों जरूरत पड़ता है। नीड्स ऑफ कुकिंग फूड, व्हाई वी शुड हैव टू नीड्स ऑफ कुकिंग फूड, क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखो, जो हमारे पास भोजन आती हैं, जो हमारे पास सब्जियां आती हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, उसका कोई टेस्ट, उसका कोई रॉ में कोई टेस्ट नहीं मिल पाता है। हम उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू तो हमें उसके अंदर है, बट वो टेस्ट भी तो होनी चाहिए उसकी, कुछ प्रॉपर अच्छे से पकाएंगे तो उसका कुछ टेस्ट वगैरह जो होंगी वो हमें मिलेंगे। तो एक प्रॉपरली हम उसको पकाते हैं, उसको पका करके फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए, उसके अंदर के जर्म्स को किल करने के लिए, उसको सॉफ्ट
और इजी टू डाइजेस्ट बनाने के लिए हम उसको पकाते हैं। हमें भोजन को पकाने में कुछ चीजों को, कुछ बातें को ध्यान रखनी चाहिए। हमें भोजन को कभी भी ओवर कुक नहीं करनी चाहिए। ज्यादा अगर पका देंगे उससे भी उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो जाएगी, उससे वो भोजन खत्म हो जाएगा, वो पूरा का पूरा गल करके खत्म हो जाएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा, ना ही कुछ उसमें मजा और स्वाद रह पाएगा। ओके, भोजन को कोशिश करना चाहिए बराबर। एक चीज आप बच्चे लोगों को समझाया जाता है क्लासेस में भी, हमेशा टीचर्स भी आपके जहां भी हैं वो टीचर्स भी आपको समझाते होंगे कि भोजन को जैसे फल है, कोई सब्जियां हैं, तो उसको काटने से पहले धो लेना चाहिए, काट कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर काट के आप धोते हो तो वास्तव में वो बह जाते हैं, वो धुल जाते हैं, पानी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, धो करके तब काटनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रह जाए। ठीक है, आगे चलोगे तो मैं फूड के कुकिंग का अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, कुछ उस मेथड्स के बारे में बताऊं। जैसे इडली वगैरह होता है, इडली आप नाम सुने हो ना, इडली, उसको क्या करते हैं हम, इडली को हम स्टीमिंग करते हैं। पूड़ी, अब घर पे खाए हो पूड़ी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी, पूड़ी को फ्राई किया जाता है, फ्राई किया जाता है पूड़ी को। मीट वगैरह को रोस्ट किया जाता है, अंडे को बॉयल किया जाता है, केक को बेक किया जाता है, राइस को स्टीम किया गया। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं भोजन को बनाने के लिए। राइस को फ्राई कर दोगे तो चावल नहीं बन करके दूसरा कुछ बन जाएगा, है कि नहीं। रोटी को फ्राई कर दोगे, है ना, तो दूसरा कुछ बन जाएगा। केक को क्या कर दोगे, स्टीम कर दोगे तो दूसरा कुछ बन जाएगा, है कि नहीं। वो बेक करेगा, केक जो है वो बेक होगा, राइस जो है वो राइस स्टीम होंगे। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरीके का तरीका है जिससे हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गई है, जो कि लास्ट पॉइंट है। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं, आप अच्छे से इस चीजों को भी समझना। फूड को प्रिजर्व करने का भी नितांत आवश्यकता पड़ती है, फूड को भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अब भोजन को अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो भोजन जल्दी से एक्सपायर हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे घर में मम्मी, दादी, नानी सारे लोग यूज करते हैं। अपने घरेलू चीजें जो है, घरेलू नुस्खा जो है वो अपनाते हैं, जिससे भोजन से प्रिजर्व होते हैं। जैसे याद करो, आप घर में, हमारी और आपके घर में अचार होती है, अचार में वायलिंग करते हैं। मम्मी क्या करते हैं, उसमें वायल मिलाती है ताकि वो लंबे समय तक, है ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, लंबे समय तक वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो अचार में वायल्स वगैरह डालते हैं हम। आप निमकी खाए होंगे, नींबू का बनाया जाता है घर में, हमारे और आपके घर में। वो निमकी में क्या करते हैं, नमक डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, लंबे समय तक वो टिके। ठीक है, आप दूध को देखोगे, दूध को बॉयल किया जाता है। जैसे ही आपके पास घर में दूध आता होगा, मम्मी उसको बॉयल करती है ताकि वो पेस्चराइजेशन, वो बॉयल करके, बहुत सारा पैकिंग वाला दूध आता है, उसको हाई टेम्परेचर में बॉयल करने के बाद एक कंडीशंस में उसको पैक कर दिया जाता है। तो आप सुधा का जो दूध का पैकेट लेते हो, आप उसमें देखोगे कि वो दूध 2-3 दिन 4 दिन तक रह जाता है, पेस्चराइजेशन तरीके से होकर के गुजरता है। और वो हम घर पे भी करते हैं, हम बॉइलिंग करते हैं, दूध को बॉयल करके रख लेते हैं, तो एटलीस्ट 1 दिन तक तो फटता नहीं है। उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं बॉइलिंग के दौरान, तो बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क एंड अदर सब्सटेंसेस टू। बॉइलिंग की वजह से वो जर्म्स जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, वो सारे जर्म्स मर जाते हैं। आप लोग कमेंट भी करते रहोगे, साथ ही साथ बताते रहोगे कैसा लग रहा है क्लासेस, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। कोई भी पॉइंट से अगर छूट रहे होंगे, है ना, आप पूछ सकते हो, बेहिचक बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। अश्वनी सर क्लासेस में बने हैं, जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं, क्लासेस एंड नहीं होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, आपका अपना क्लासेस है और आपका पूरा हक बनता है सर से क्वेश्चंस करने का, पूछने का, समझने का। अगर आप नहीं समझोगे, आप नहीं पूछोगे, तो फिर कौन समझाएगा, कौन पूछेगा, मैं किसको समझाऊंगा। मेरी उम्मीद होती है कि बच्चे से, कि सारे बच्चे एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से नोटिफाइड करे, एक एक चीजों को समझे, और कहीं पे भी थोड़ा सा किंतु परंतु हो, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क हो, तो आप बेझिझक आप हमसे पूछिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊं। तो मैं आपको समझा रहा था कि बॉइलिंग की वजह से मिल्क को आप प्रिजर्व कर लेते हो, बहुत सारे चीज को आप फ्रीजिंग करते हो, मीट वगैरह को फ्रिज में रखा जाता है कि लंबे समय तक वो रह जाए, 2-4 दिन तक वो मीट रह जाता है, फ्रिज में रखते हैं हम। वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेटिंग करते हैं हम, पिकल्स जो अचार था उसको सॉल्टिंग करते हैं, जाम जो हम खाते हैं, मुरब्बा वगैरह, उसको स्वीटनिंग करते हैं, चीनी मिलाते हैं। उस प्रकार से फ्रूट्स वगैरह जूस को हम कैनिंग करके रखते हैं। आप देखोगे
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह कैन में पैक्ड आता है, कैनिंग्स होता है वो प्रॉपरली, उससे क्या होता है कि वो लंबा समय तक रह पाता है। तो ये सारे प्रिजर्वेशन का आइडियाज है, प्रिजर्व करनी चाहिए हमें बहुत सारा चीज। जैसे आपको घर में गेहूं, आपके घर में धान खेत से जब हार्वेस्ट करके आता होगा तो लोग क्या करते हैं, हमारे और आपके किसान परिवार से हम सभी हैं, हमारे और आपके घर में क्या होती है, उस धान को, उस गेहूं को ड्राई कराया जाता है, गेहूं को सुखा करके फिर उसको, भूसकाल होता था पहले के समय में बड़ा सा गांव में, उसमें रखा जाता था। मतलब एक प्रॉपर एक टेम्परेचर, एक क्लाइमेटिक कंडीशंस उस जगह पे वैसा उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है जहां पे वो अनाज एक्सपायर्ड ना हो, जहां पे वो गेहूं बर्बाद ना हो, एक समय तक उसमें अच्छे से प्रिजर्व हो पाए। तो लोग, किसान लोग उस भूसकाल में गेहूं को डालते थे, फिर उसमें हस्क, भूसा जिसको आप बोलते हो, उसको डाला जाता था ताकि वो टेम्परेचर भी बैलेंस्ड रहे। सो चैप्टर आज का यहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है। आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, क्लासेस में मैं बना हूं, 2 मिनट तक मैं बना रहूंगा क्लासेस में, आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कतें हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, समझ में आ गई है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे पूछ रहे हैं सर पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइजेशन मैंने बताया कि मिल्क को ना एक हाई टेम्परेचर पे बॉइल्ड कराया जाता है और उसको रैपिडली कूल डाउन करके उसको एक पैकिंग की जाती है, जिससे वो दूध का जो उसका जो एज होता है वो जो खराब हो जाए, तो उसकी जो खराब होने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो कम जाती है, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, 2-3-4 दिन तक आप उसको अच्छे से रख सकते हो। हाँ, मिल्क को पेस्चराइजेशन कराया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल, पिकलिंग्स, ठीक है। आप सभी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पता हो गया, आप ध्यान रखोगे। मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, विटामिन मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड्स कहे जाते हैं, और प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। और एक बताया था मैं कि एक छोटा सा बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, दे नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स। एक जिम्नास्टिक, एक रेसलर्स, उसको भी प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। डाइट्स की बात करोगे तो वर्कर, जो डेली बेसिस वर्कर है, जो फार्मर्स है, जो किसान है, जो अपने शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, उनको भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लासेस में मिलता हूं फिर आप सभी से। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, क्लासेस को एंजॉय कर करके पढ़िए, पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना है, पढ़ाई को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, समझना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।